नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम शासन में नैतिकता पुस्तक को पढ़ेंगे, जो ध्येय आइस द्वारा लिखित पुस्तक है, जो एथिक्स विषय की पुस्तक है और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है संसद सदस्यों और विधायकों के लिए स्वीकृति प्राधिकारी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 परिभाषा संसद सदस्यों और विधायकों को सुस्पष्ट रूप से शामिल नहीं करती। यह मुद्दा कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोक सेवक होते हैं या नहीं, विविध न्यायालयों के समक्ष निर्णय के लिए आया। उच्चतम न्यायालय ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य सीबीआई और एसपीई के एक वाद में निम्नलिखित निर्णय दिया। हम समझते हैं कि उड़ीसा उच्च न्यायालय का यह मत सही है कि विधानसभा का सदस्य एक लोक सेवक होता है। लॉर्ड अटकिन द्वारा मैकमिलन बनाम गश्तवाद में और सीकरी जे द्वारा कांता खतुरिया मामले में उसे अपना लिए जाने वाले मामले में घोषित किए गए परीक्षण द्वारा निर्णीत किसी संसद सदस्य या विधायक की स्थिति अवस्थित, स्थायी और पर्याप्त होती है और इसका अस्तित्व उस व्यक्ति से परे स्वतंत्र होता है जिससे यह पद भरा जाता है और इसे एक के बाद एक निरंतर पदासीन द्वारा अनुक्रमिक रूप से भरा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र स्थायी और व्यापक होता है। साधारणतः इसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव में सफल हुए उम्मीदवार द्वारा विधायी अवधि के दौरान भरा जाता है। जब विधायी अवधि समाप्त हो जाती है तो इस स्थान को अगले चुनाव में सफल हुए उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है। अतः हमारे विचार में इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद सदस्य या विधायक पद धारण करता है और उसे लोक कर्तव्य का पालन करना आवश्यक होता है और वह इसके लिए अधिकृत हो जाता है। संक्षेप में, संसद सदस्य या विधायक कथित अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक सेवक होता है। संविधान संचालन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की थी। इस मामले में जो दूसरा मुद्दा उठाया गया था वह संसद के किसी सदन में बोलने के लिए या किसी खास ढंग से मतदान करने या मतदान ना करने के बदले किसी प्रतिफल को स्वीकार करने में अपराध के संबंध में लिप्त किसी संसद सदस्य के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संबंधित था। किसी संसद सदस्य की नियुक्ति किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है और वह संविधान द्वारा विहित शपथ ग्रहण करके अपना स्थान लेता है। सदस्य के रूप में कार्य करते समय उसे संसद के अंदर या इसकी समितियों में कृत्यों के संबंध में पीठासीन अधिकारी के अनुशासिक नियंत्रण में रहना पड़ता है। अतः यह कारण बन जाता है कि अभियोजन के लिए मंजूरी यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा ही दी जानी चाहिए। आयोग का यह मत है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए प्राधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले में अनुबंधित की जाए। संसद सदस्य के मामले में यह प्राधिकारी यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति होना चाहिए। राज्य विधानमंडलों द्वारा इसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। उन व्यक्तियों को संरक्षण जो न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेते समय लोक सेवक न रह गए हों। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) निम्नलिखित रूप से पठित है। कोई न्यायालय धारा 7, धारा 10, धारा 11, धारा 13 और धारा 15 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसकी बाबत यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा। का ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के मामलों के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद से केंद्रीय सरकार, उस सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता, केंद्रीय सरकार से। खा ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य के मामले के संबंध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार, उस सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाय नहीं हटाया जा सकता, राज्य सरकार से। गा किसी अन्य व्यक्ति की दशा में
उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से एक मुद्दा उठाया गया है कि क्या ऐसी मंजूरी तब आवश्यक होगी यदि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने वाले दिन में अभियुक्त लोक सेवक नहीं रह जाता। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जहां अभियुक्त न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने वाले दिन लोक सेवक नहीं रह जाता, वहां धारा 6 के उपबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 लागू नहीं होंगे और उसके विरुद्ध अभियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व मंजूरी के बिना निष्फल नहीं होगा। इस उपबंध का उद्देश्य लोक सेवक को विद्वेषपूर्ण अभियोजन से संरक्षण प्रदान करना है और उसकी हैसियत अभिकथित अपराध किए जाने के समय प्रासंगिक है, न कि न्यायालय द्वारा अपराध के संज्ञान को लिए जाने के समय की हैसियत। न्यायालय द्वारा दिए गए अर्थ निर्णय से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर अथवा सेवा से त्यागपत्र दिए जाने पर किसी व्यक्ति को इस उपबंध का संरक्षण नहीं मिल सकेगा, चाहे अभिकथित अपराध को सेवा के दौरान रहकर भी किया गया हो। अतः कानून में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए जिससे अवकाश प्राप्त लोक सेवक भी संरक्षण के उसी स्तर को प्राप्त कर सके जिस स्तर पर एक सेवारत लोक सेवक प्राप्त करता है। मंजूरियों का शीघ्र निपटान करना। आयोग को यह प्रतिवेदन किया गया है कि कई बार सरकार से अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त करने में पर्याप्त रूप से विलंब हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि भ्रष्टाचार या भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पाती। आयोग का यह मत है कि जहां सरकार सक्षम प्राधिकारी होती है वहीं या वहां पर मंजूरी प्रदान करने के लिए एक प्रणाली बना दिए जाने की आवश्यकता है जिससे ऐसे मामलों की प्रक्रिया में विलंब न हो सके। आयोग यह सिफारिश करना चाहेगा कि संघीय सरकार के स्तर पर अभियोजन के लिए मंजूरी की प्रक्रिया किसी सशक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सरकार के विभागीय सचिव हों। इन दोनों के बीच किसी मतभेद होने की स्थिति में इसका समाधान विषय को पूरे केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष रखकर किया जाना चाहिए। यदि सरकार के किसी सचिव के विरुद्ध मंजूरी मांगी गई हो तो समिति शक्तिकरण समिति में मंत्रिमंडल सचिव और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शामिल होने चाहिए। सिफारिशें देख लेते हैं। का ऐसे किसी लोक सेवक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया हो अथवा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति के मामले हों। खा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को बुलाना न पड़े और इसके बजाय समुचित प्राधिकारी द्वारा कागजात प्राप्त करके न्यायालयों के समक्ष पेश कर दिए जाएं। ग संसद अथवा विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी को क्रमशः संसद सदस्य और विधायकों की स्वीकृति दिए जाने के लिए पदासीन किया जाना चाहिए। घ सेवारत लोक सेवकों पर अब तक लागू कानूनी कार्रवाई के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता अवकाश प्राप्त लोक सेवकों पर भी उनके द्वारा सेवा के दौरान निष्पादित किए गए काम के लिए लागू होगी। अंगा ऐसे सभी मामलों में जहां भारत सरकार कानूनी कार्रवाई करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत हो वहां इस अधिकार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सरकार के विभागीय सचिव की आधिकारिक समिति को प्रत्यायोजित कर दिया जाना चाहिए। दोनों व्यक्तियों के बीच मतभेद हो जाने के मामले में इसे पूरे केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष रखकर सुलझाया जा सकता है। यदि स्वीकृति भारत के सचिव के विरुद्ध आवश्यक हो तो आधिकारिक समिति में मंत्रिमंडल सचिव और केंद्रीय सतर्कता आयोग शामिल होंगे। इसी प्रकार के प्रबंध राज्य स्तर पर भी किए जा सकते हैं। सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई या अन्यथा स्वीकृति प्रदान करने वाला आदेश 2 माह के भीतर जारी किया जाएगा। अस्वीकृति के मामले में अस्वीकृति के कारणों को संबंधित विधायिमंडल के समक्ष वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा क्षतिपूर्ति करने का दायित्व। जहां एक ओर लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्ट कृत्य के कारण वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सजा के पात्र हैं, वहीं दूसरी ओर गलत काम करने वाले के लिए कोई सिविल दायित्व नहीं है और न ही किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन को प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान है
जिसके प्रति गलत काम हुआ हो या जो लोक सेवक के कदाचार के कारण पीड़ित हुआ है। संविधान संचालन समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने उन मामलों में दायित्व के नियतन के लिए बृहद कानून को अधिनियमित करने की सिफारिश की थी, जहां लोक सेवकों ने अपने असद्भावपूर्ण कृत्यों से सरकार को नुकसान पहुंचाया हो। उच्चतम न्यायालय ने पेट्रोल पंपों के अनुचित आवंटन के मामलों में अनुकरणीय क्षतिपूर्ति तो अवश्य लगाई, परंतु एक समीक्षा याचना में इस आदेश को बाद में विपरीत कर दिया गया, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि लोक सेवकों के विरुद्ध अनुकरणीय प्रतिपूर्तियों के आदेश दिए जा सकते हैं, परंतु ऐसा करना इन मामलों में न्यायपूर्ण नहीं था। आयोग का यह मत है कि उन मामलों में जहां लोक सेवक अपने भ्रष्ट कृत्यों से सरकार या नागरिकों को कोई हानि पहुंचाते हैं, तो उन्हें इस पर हुई हानि को पूरा करने का पात्र बनाया जाना चाहिए और इसके अलावा उसे क्षतिपूर्ति करने का पात्र भी बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एक अध्याय को जोड़कर इसका प्रावधान किया जा सकता है, जहां ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान देय होगा। क्षतिपूर्ति को आगे जाने के सिद्धांत और उन लोगों को क्षतिपूर्ति देने के मानदंड जिनके साथ गलत किया गया है, ऐसे मामलों के हालातों को स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हों ताकि सद्भावनापूर्ण भूलों को ऐसी क्षतिपूर्तियों का आदेश देने में ही खत्म न कर दिया जा सके, अन्यथा लोक सेवक स्वच्छ और शीघ्र ढंग से निर्णय लेने में हतोत्साहित होंगे। सिफारिश का आपराधिक मामलों में दंड के अतिरिक्त कानून में प्रावधान होने चाहिए कि ऐसे लोक सेवकों को जो अपने भ्रष्ट क्रियाकलापों से राज्य या सरकार या नागरिकों को हानि पहुंचाते हैं, वे इन हानि को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हों और इसके अतिरिक्त हर्जाने के लिए जिम्मेदार हों। इस बात को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एक अध्याय को जोड़कर किया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई में तेजी लाना। सुनवाई न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटारा करने में लगने वाले औसतन समय में वर्षों से वृद्धि होती रही है। 1996 के अंत तक सुनवाई के लिए निलंबित मामलों की संख्या 8,225 थी, जबकि वर्ष 2005 के अंत तक सुनवाई के लिए निलंबित मामलों की संख्या बढ़कर 12,703 हो गई। वर्ष 2005 में पंजीकृत मामलों की संख्या 3,008 थी। 2,162 मामलों में आरोप पत्र जारी किए गए थे और 2,048 मामलों की सुनवाई पूर्ण हो चुकी थी। ये आंकड़े राज्य भ्रष्टाचार निरोध स्कंधों द्वारा लिए गए मामलों से संबंधित और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध से लिए गए हैं। मामलों के विचारण में विलंब का एक प्रमुख कारण अभियुक्त द्वारा कभी एक दलील तो कभी दूसरी दलील देकर बार बार स्थगन की तारीखें लिए जाने की प्रवृत्ति है। अभियुक्त की ओर से यह भी प्रवृत्ति रहती है कि वह लगभग प्रत्येक अंतरिम आदेश को, चाहे वह किसी विचारण न्यायालय द्वारा विविध आवेदन पत्र पर ही क्यों न जारी किया गया हो, उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती देकर विचारण पर रोक आदेश प्राप्त कर लेता है। अभियुक्ति को दिए जाने वाले इस प्रकार के अवसरों पर दंड प्रक्रिया संहिता में अनुकूल प्रावधानों को लाकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायाधीशों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वे किसी दी गई तारीख पर बुलाए गए और उपस्थित गवाहों की जांच कर लें। स्थगन तारीख केवल विशेष कारणों के लिए ही दी जानी चाहिए। भ्रष्टाचार मामलों के शीघ्र विचारण को सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। का अधिनियम के अंतर्गत सभी मामलों पर विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा किए जाने होंगे। ख न्यायालय की कार्रवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर की जानी चाहिए। ग कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई पर रोक के आदेश मंजूर की गई शास्ति में किसी चूक या अनियमितता के आधार पर तब तक जारी नहीं करेगा जब तक न्यायालय के विचार में उचित न्याय करने में विफलता न हुई हो। अधिनियम के अंतर्गत मामलों पर विचरण का अनुभव उन प्रावधानों के बावजूद निराशाजनक
रहा है जिन्हें उस समय मार्ग में बाधक के रूप में समझा जाता था। यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार मामलों पर विचारण करने वाले न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश घोषित कर दिया गया है, फिर भी उन्हें अनेक अन्य गैर भ्रष्टाचार मामले दे दिए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के मामलों के विचारण में विलंब हो जाता है। आयोग यह महसूस करता है कि भ्रष्टाचार मामलों में विचारण के विविध चरणों के लिए समय सीमा नियत करने की आवश्यकता है। ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन लाकर किया जा सकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारण को दिन प्रतिदिन के आधार पर किए जाने के लिए विद्यमान प्रावधानों के पालन अति सावधानी से किया जाना चाहिए। सिफारिशें देख लेते हैं। का सुनवाई के विविध चरणों के लिए समय सीमा नियत करने के लिए एक कानूनी प्रावधान लाने की आवश्यकता है। ऐसा आपराधिक दंड संहिता में संशोधन करके किया जा सकता है। खा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जिन न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीशों के रूप में घोषित किया गया हो, वे अधिनियम के अंतर्गत मामलों के निपटारे की ओर प्राथमिक ध्यान दें। जब अधिनियम के अंतर्गत अपर्याप्त काम हो, केवल तभी विशेष न्यायाधीशों को अन्य उत्तरदायित्व सौंपे जाने चाहिए। गा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई किए जाने वाले न्यायालयों की कार्रवाई को दैनिक आधार पर किया जाए और किसी विचलन की स्वीकृति न दिया जाए। घा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अवांछित स्थगनों और अपरिहार्य परिहार विलंबों को रोकने के लिए दिशा निर्देश अधिकथित कर सकता है। सिविल सेवकों को संवैधानिक रक्षण अनुच्छेद 311। सिविल सेवक संविधान के भाग 14 में विशिष्ट उपबंधों के तहत अद्भुत रक्षण की सुविधाएं पाते हैं, जो उनकी सेवा की शर्तों के विनियमन को अधिकृत करती है। अनुच्छेद 309 में यह अनुबंध है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवा और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे। सिविल सेवक संविधान के भाग 14 में विशिष्ट उपबंधों के तहत अद्भुत रक्षण की सुविधा पाते हैं, जो उनकी सेवा की शर्तों के विनियमन को अधिकृत करती है। अनुच्छेद 309 में यह अनुबंध है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवा और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे। अनुच्छेद 310 के तहत संघ या किसी राज्य में सेवारत व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तथापि इस प्रसाद का प्रयोग अनुच्छेद 311 के उपबंधों द्वारा सीमित किया गया है। अनुच्छेद निम्न प्रकार से पठित है। संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। पहला, किसी व्यक्ति को जो संघ की लोक सेवा या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की लोक सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई लोक पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। दूसरा, यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है, वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। परंतु यह और है कि
यह खंड वहाँ लागू नहीं होगा। का, जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्ध दोष ठहराया गया है। या ख, जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो सकता है या हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा यह युक्ति युक्त रूप से साध्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए। फिर से देख लेते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाए जाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा यह युक्ति युक्त रूप से बाध्य नहीं है कि जांच की जाए। या ग, जहाँ यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि जांच की ऐसी जांच की जाए। तीसरा देख लेते हैं। यदि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खंड 2 में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं, तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 311 में अधिकथित कार्यप्रणाली और उसके सशर्त परंतुक या अपवादों का आशय है पहले उन सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करना जो इस अनुच्छेद के अधीन शामिल हैं और दूसरा सरकारी कर्मचारी को मनमाने ढंग से पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत किए जाने के विरुद्ध कुछ संरक्षण देना। ये उपबंध कानूनी न्यायालय में प्रवर्तन करने योग्य हैं और जहां अनुच्छेद 311 का उल्लंघन होता है वहां अनुशासित प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश आरंभ से ही शून्य हो जाते हैं। अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 के उपबंध सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 311 को जारी रखने के पक्ष में तर्क। संविधान का अनुच्छेद 311 पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से बहुत अधिक वाद विवाद का मामला रहा है। इसे वर्तमान रूप में रखे जाने या जहाँ तक कि इसे और भी सुदृढ़ किए जाने से लेकर इसे पूर्ण रूप से हटा दिए जाने के तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। जो अनुच्छेद 311 को रखे जाने के पक्ष में है वे यह तर्क देते हैं कि यह अनुच्छेद इससे पिछले अनुच्छेद 310 में समाविष्ट कुछ संरक्षणों को लेकर प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को अपनाता है। वास्तव में इस अनुच्छेद में पहले भी उपबंध किया गया था जिसमें अभियुक्त अधिकारी को अवसर दिया जाना था कि यदि उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वह प्रस्तावित सजा की मात्रा को कम करने के लिए अपना विरोध प्रकट कर सकता है। तथापि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा इस आवश्यकता का समाधान कर लिया गया है। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि अनुच्छेद 311 के अधीन सुलक्षण केवल केंद्रीय बिंदु है और यह कि संविधान के निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा था कि ऐसी संभाव्यताएं बहुत ही कम होंगी जहां इतने छोटे संरक्षणों की भी आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में सुनवाई के अवसर देने वाले सुरक्षण को नैसर्गिक न्याय का मूलभूत सिद्धांत बना दिया गया है। यह आवश्यकता है कि केवल वह प्राधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी है या इससे उच्च अन्य प्राधिकारी पदच्युत करने या पद से हटाए जाने की सजा दे सकता है युक्त जान पड़ती है, क्योंकि सरकार राज्यतंत्र की ऐसी रूपरेखा अपनाती है जहां कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की नियुक्ति प्राधिकारियों को विभिन्न स्तरों का काम दिया जाता है, जिसमें एक स्पष्ट सिद्धांत यह होता है कि जहां जितने ऊंचे उत्तरदायित्व के पद होंगे वहां नियुक्ति प्राधिकारी भी उतने ही ऊंचे पद पर होंगे। यदि अनुच्छेद 310 को अनुच्छेद 311 के कार्यप्रणाली वाले संरक्षण के बिना रखा जाता है तो इस बात का बहुत अधिक संभावना है कि अनुशासित प्रणालियों पर नियंत्रण रखने वाले नियमों और विभागीय जांच पड़तालों को इस आधार पर ताक पर रख दिया जाएगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को उचित छानबीन के बाद आरोपों को बिना सिद्ध किए किसी कर्मचारी को सेवा से पदच्युत करने का अधिकार है।
ऐसी स्थिति में केवल एक ही परिणाम होगा कि सेवा से संबंधित मामलों की मुकदमेबाजी में वृद्धि होगी। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान का एक एकीकृत भाग है और उच्चतम न्यायालय के अपीलीय काम का पर्याप्त हिस्सा अनुच्छेद 311 से संबंधित होता है। उच्चतम न्यायालय की अनुक्रमणिका टिप्पणियों से निर्णय लिए गए वादों पर एक सरकारी या सरसरी नज़र मारने से विविध ऐसे निर्णय सामने आते हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि दोषी लोक सेवकों से निपटने में यह अनुच्छेद बाधक नहीं बन रहा है। उच्चतम न्यायालय की अनुक्रमणिका टिप्पणियों से निर्णय लिए गए वादों पर एक सरसरी नज़र मारने से विविध ऐसे निर्णय सामने आते हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि दोषी लोक सेवकों से निपटने में यह अनुच्छेद बाधक नहीं बन रहा है। पहला, अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा दोषी नहीं, निर्णय के विपरीत अपना मत लेने में स्वतंत्र होता है। उच्च न्यायालय बनाम श्रीकांत पाटिल 2000 SCC। दूसरा, जहां विभागीय जांच में आरोप सिद्ध कर लिए जाते हैं जबकि आपराधिक अभियोजन में उन्हीं आरोपों में दोषमुक्त पाया जाता है, तो उस दोष मुक्ति का अनुशासनिक कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि दो कार्रवाई में जरूरी सबूत का दर्जा बिल्कुल भिन्न होता है। वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाम ए गोपालन AIR 1999 SC 1514। तीसरा, जहां नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति या राज्यपाल होता है वहां इन पदाधिकारियों या पदाधिकारियों के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वे अनुशासनिक दंड के लिए न्यायोचित्य के बारे में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हों। संघ बनाम श्रीपति रंजन 1975 SC 699। चौथा, जहां अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परंतुक में 3 संभाव्यताएं आकर्षित हो रही हों, वहां सुनवाई का अवसर दिए जाने के लिए अनुच्छेद 14 का सहारा नहीं लिया जा सकता। संघ बनाम तुलसीराम पटेल 1985 SCC 398। पाँचवा, जहां गवाहों के साथ अभित्रास किया जाए वहां अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह बात खुली है कि वह यह मत ले कि जांच युक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है। सत्यवीर बनाम संघ 1985 SCC 252। छठा, यदि अवकाश प्राप्ति की आयु घटा दी गई हो तो वहाँ भी अनुच्छेद 311 आकर्षित नहीं होगा। आंध्र प्रदेश बनाम मोहनुद्दीन AIR 1994 SC 1474। सातवां, अनिवार्य रूप से ली गई अवकाश प्राप्ति भी उपर्युक्त अनुच्छेद को आकर्षित नहीं करती। विश्वनाथ बनाम बिहार 2001 SCC 305। आठवां, न्यायालय विभागीय जांचों के निर्णयों पर अपीलों के मामलों में विलंब नहीं करते। उच्चतर न्यायालयों की भूमिका केवल यह सुनिश्चित करने तक ही प्रतिबंधित होती है कि क्या जांच स्वच्छ और उचित रूप से हुई है। एक बार यह सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय अंतिम निर्णय के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करेगा जहां दोषी के बारे में निर्णय को समर्थन देने के लिए कोई भी किसी भी तरह का साक्ष्य न हो। कुलदीप बनाम पुलिस आयुक्त 1999 SCC 10। न्यायालय विभागीय जांचों के निर्णयों पर अपीलों के मामलों में विलंब नहीं करते। उच्चतर न्यायालयों की भूमिका केवल यह सुनिश्चित करने तक ही प्रतिबंधित होती है कि क्या जांच स्वच्छ और उचित रूप से हुई है। एक बार यह सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय अंतिम निर्णय के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करेगा जहां दोषी के बारे में निर्णय को समर्थन देने के लिए कोई भी किसी भी तरह का साक्ष्य न हो। कुलदीप बनाम पुलिस आयुक्त 1999 SCC 10। यह तर्क दिया जा रहा है कि अनुशासनिक जांच को नियंत्रित करने वाले नियम ही उसमें होने वाले विलंबों और यहाँ तक कि दोषी सरकारी कर्मचारियों को पद से हटाए जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, न कि स्वयं अनुच्छेद 311। अधिकतर संगत प्रक्रियाएं संविधान से पहले की होती हैं और उनके मूल के बारे में नाम मात्र सूचना होती है या कुछ मामलों में उनके अस्तित्व का भी पता नहीं होता। उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होगा कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 311 के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टि अपनाई है और यह मत लेना कि
उक्त अनुच्छेद दोषी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक रामबाण की दवा साबित हो गया है, बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। धन्यवाद।